बच्चों, so today we are going to start with the last group, that is group 8 या 0। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन वगैरह। ये इसके टोटल जो है वो एलिमेंट्स हैं। अच्छा जी, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री सुनने हैं मेरे बच्चों। ग्रुप 8 जो है, फर्स्टली इट वाज कॉल्ड एज द, इसको पहले नाम देते थे इनर्ट गैसेस। इनर्ट एक ऐसी चीज होती है जो किसी चीज के साथ जो है वो रिएक्ट कर ही नहीं सकती। इनर्ट उस चीज को कहते हैं, ठीक है, जिसका कोई कंपाउंड बन ही नहीं सकता। इट इज अनएबल टू मेक एनी कंपाउंड, ठीक है जी। तो स्टार्ट में इसको इनर्ट ग्रुप का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में ये जो इसका एक एलिमेंट है ज़ीनॉन, ठीक है, इसके कुछ कंपाउंड्स मिले थे XeF4, यानी फ्लोरीन के साथ मिलके इसने ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड ये कंपाउंड इसने जो है वो बनाया हुआ था। तो इट्स नेम वाज चेंज्ड और इसका नाम फिर नोबल गैसेस जो है वो रख दिया गया, ठीक है। तो इनर्ट वर्ड होते हैं जो चीज किसी के साथ रिएक्ट कर ही ना सके। तो फर्स्टली दिस ग्रुप वाज कॉल्ड एज द इनर्ट गैसेस ग्रुप, but after that its name was changed to noble gases when a compound of xenon tetrafluoride had been discovered, ठीक है जी। इसको लिख लीजिए। इसका पहला पॉइंट है कि फर्स्टली this group was called as inert gases group, but its name was changed to noble gases after the discovery of compounds of xenon XeF4। तो xenon के हमें जो है वो कुछ कंपाउंड्स मिल गए थे मेरे बच्चों, xenon टेट्राफ्लोराइड। तो उसके बाद इस ग्रुप का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया और नोबल गैसेस नाम रख दिया गया। पहले इसका नाम जो है वो इनर्ट गैसेस इनको कहते थे, बाद में इनको नोबल गैसेस का जो है वो नाम दे दिया गया। इज इट क्लियर? ये इसका पहला पॉइंट है जी, ठीक है। दूसरी चीज, इसको ग्रुप 8 या 0 के बाद में क्यों नाम दिया गया? ग्रुप 8 का मतलब होता है कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं जी। तो मेरे बच्चों, अगर आप हीलियम को देखो तो हीलियम जो है, हीलियम इसका प्रोटॉन नंबर 2 है और न्यूक्लियॉन नंबर 4 है। जो छोटा नंबर होता है, आई हैव टोल्ड यू, इसको हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर, और ये वाला जो बड़ा नंबर होता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर, ठीक है जी। तो इसमें प्रोटॉन जो है वो 2 है, इलेक्ट्रॉन भी 2 है, और न्यूट्रॉन बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो तो वो भी 2 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। तो इसमें मेरे बच्चों एक ही शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हैं। तो इसका मतलब है इसके तो वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इसके तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। सो दैट इज व्हाई दिस ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज द ग्रुप 0, ठीक है जी। इसको 8 ग्रुप जो है, सो इसको पहले 8 ग्रुप का नाम देते थे मेरे बच्चों, बाद में इसका नाम जो है वो चेंज करके जो है फिर 0 ग्रुप जो है वो रख दिया गया, बिकॉज हीलियम, ठीक है जी, इट हैज गॉट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स फर्स्ट शेल। इसके फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है जी। तो दैट इज व्हाई दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द ग्रुप 0 नाउ, ठीक है जी। तो दूसरा इसका पॉइंट लिख लें।
ठीक है जी। So there are the two properties we have discussed yet. The first property के इस ग्रुप का नाम जो है ग्रुप 8 का, इसको पहले हम कहते थे इनर्ट गैसेस ग्रुप। इनर्ट का मतलब है कि जो चीज रिएक्ट नहीं कर सकती इनर्ट होती है जी, ठीक है। लेकिन after the discovery of the compound of xenon tetrafluoride, इस ग्रुप का नाम इनर्ट से चेंज करके नोबल गैसेस रख दिया गया। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई है कि इसका नाम पहले ग्रुप 8 होता था। ग्रुप 8 का मतलब कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे जी। लेकिन हीलियम का मैंने आपको बताया कि हीलियम जो है इसका प्रोटॉन नंबर 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 है, तो इसके फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो इट इज नॉट द मेंबर ऑफ ग्रुप 8। ग्रुप 8 का मतलब तो यही होगा ना बच्चों कि इसके वैलेंस शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो हीलियम के तो वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। सो दैट इज व्हाई द नेम ऑफ दिस ग्रुप हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम ग्रुप 8 टू ग्रुप 0। ठीक है जी, इसको ग्रुप 0 का नाम दे दिया। सबसे पहले तो ये इसके नाम जो है वो 2 डिफरेंट चेंजेस हुए, ठीक है। पहले इनर्ट गैस से नोबल गैसेस, और दूसरा इसका जो नाम है वो ग्रुप 8 से ग्रुप 0 जो है वो रख दिया गया जी। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। यस। अच्छा जी, उसके बाद इसके थर्ड पॉइंट की तरफ आ जाएं। अच्छा जी, इसका जो थर्ड पॉइंट होता है मेरे बच्चों, कीप रिमेंबर किसी भी एटम का जो वैलेंस शेल होता है, ठीक है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो वो स्टेबल होता है, कंप्लीट नहीं होता। कीप रिमेंबर दैट। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, हैव अ लुक अप हियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो आपका जो फर्स्ट शेल होता है उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपका जो सेकंड शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और उसके बाद आपका जो थर्ड शेल होता है उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जी, ठीक है जी। और आपका जो फोर्थ शेल होता है, ठीक है, उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और ये हमें कैसे पता चलता है मेरे बच्चों? इसका एक तरीका होता है 2n²। ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल, n का मतलब नंबर ऑफ शेल। सपोज करें कि आप इसकी जगह n की जगह फर्स्ट शेल है तो 1 लिख दें, तो 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 2। 1 के स्क्वायर का मतलब 1 into 1, तो इट वुड बिकम 2। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ये देखे हैं। इसी को आप कर लें 2n², n की वैल्यू आप 2 लगा दीजिए, तो 2n की वैल्यू 2 का स्क्वायर कर दें, सो इट वुड बिकम 2, और ये 2 का स्क्वायर 2 into 2, इट वुड बिकम 8। तो सेकंड शेल में देखिए आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से 2n², n की जगह 3 लिखते हैं थर्ड शेल, तो 2 3 into 3, तो ये कितना बन गया 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो थर्ड शेल में आपके 18 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से 2n², n की जगह 4 लिख दें, so 2 into 4 into 4, so it would become 32 इलेक्ट्रॉन। तो फोर्थ शेल में आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी। फोर्थ शेल के बाद जितने भी शेल्स आते हैं, फिफ्थ शेल, सब के अंदर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते जी। जी सर, मैं वही बता रहा। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करते हैं मेरे बच्चों, तो सबसे पहले फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड में 8 आ गए, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तब वो शेल आपका जो है वो कंप्लीट होगा। लेकिन अगर किसी चीज के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो शेल स्टेबल हो जाता है, कंप्लीट नहीं होता। मैं वर्ड जो बार बार यूज कर रहा हूं, तो स्टेबल हो सकता है। इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। यानी ऑक्टेट रूल हमें कहता है कि सपोज करें किसी चीज का फोर्थ शेल है,
फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके पास 32 नहीं है तो उससे पिछले वाले 18 आ जाएं, 18 भी नहीं है तो उससे पिछले वाले मिनिमम 8 आएंगे, तब वो जाके स्टेबल होगा। 8 से कम नहीं, ऑक्टा का मतलब ही 8 होता है। ठीक है जी। तो मेरे बच्चों ग्रुप 8 के ग्रुप 0 के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनका वैलेंस शेल जो है वो स्टेबल होता है, कंप्लीट नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा जी। ठीक है, कंप्लीट होने का मतलब यानी ये इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी। ठीक है, तो थर्ड इसके इतने noble gases have stable electronic configuration, not the complete electronic configuration. Okay guys, so this is the third point. अभी तक हमने 3 बातें की हैं मेरे बच्चों। पहली चीज, ग्रुप 8 को हम लोग पहले इनर्ट गैसेस कहते थे, इसका नाम चेंज करके नोबल गैसेस रख दिया। क्यों? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनोन। द सेकंड पॉइंट, ग्रुप 8 का नाम चेंज करके ग्रुप 0 रख दिया गया। क्यों? क्योंकि हीलियम जो है इसका एक शेल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस ग्रुप हैज बीन चेंज्ड द नेम एज 0 ग्रुप। एंड द थर्ड थिंग आई हैव टोल्ड यू कि नोबल गैसेस जो हैं उनके जो वैलेंस शेल होते हैं वो स्टेबल होते हैं, नॉट कंप्लीट, कंप्लीट नहीं होते जी। ठीक है, दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाइए जी। बेटे ऑक्टा का मतलब होता है 8। अगर किसी एटम का फोर्थ शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 32। इफ इट हैवंट गॉट 32 इलेक्ट्रॉन तो इससे पिछले थर्ड शेल के 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल नहीं है तो मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फोर्थ शेल में, तो वो स्टेबल हो जाएगा। 8 ऑक्टा को कहते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन किसी चीज का फिफ्थ शेल है। फिफ्थ शेल में भी 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 32 नहीं है तो 18 आ जाएंगे, 18 नहीं है तो मिनिमम 8 आएंगे, तो वो स्टेबल होगा। 8 से कम होंगे तो वो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, इसको ऑक्टेट ग्रुप कहते हैं। यू गॉट इट? अच्छा जी, उसके बाद मेरे बच्चों नोबल गैसेस जो होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है ये सारी चीजें जो हैं ये गैसेस होती हैं। चूंकि इनका वैलेंस शेल जो है वो स्टेबल होता है, कंप्लीट नहीं होता, स्टेबल होता है, तो इसीलिए नॉर्मली ये किसी दूसरी चीज के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते, तो ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी आपको जब हाइड्रोजन को लिखते हो तो H2 लिख देते हो, उसके 2 एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन जब आप ग्रुप 8 की किसी चीज को लिखते हो तो He2 नहीं लिखते, बल्कि He अकेला लिखते हो। यानी इसका जो मॉलिक्यूल होता है उसमें सिर्फ एक एटम जो है वो प्रेजेंट होता है जी। It has got just 1 electron. Sorry, it has got just 1 atom in its molecule, क्योंकि इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके वैलेंस शेल में जो है वो 2, अगर फर्स्ट शेल होगा या मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जी। ठीक है, तो दूसरा लिख लीजिए, नोबल गैसेस एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक form, that is the molecule is composed of single atom only, as it has stable electronic कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, तो इनके एटम्स जो हैं वो आपको सिंगल एटॉमिक फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अगली चीज, ग्रुप 8 या ग्रुप 0 जो है, इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मेरे बच्चों, इन सब का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसीलिए ये गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक है। और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो वो इंक्रीज करता चला जाएगा। क्यों इंक्रीज करता चला जाएगा? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या चीज मौजूद होती है। मसलन ये हीलियम का एक एटम है, ये भी हीलियम का एक एटम है, तो ये दो एटम्स के बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जी, जो कि बहुत वीक होती हैं। ठीक है जी। जी बख्तावर, आप बताओगी बेटे, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस चीज पे डिपेंड करती हैं बेटे? बख्तावर, They're the force between the shells, the electrons. between the two atoms, बिल्कुल। लेकिन क्या होती है ये? जी बिस्म बता यार। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। मैंने आपको पहले बताया था कि मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। कल मैंने ग्रुप 7 में आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि जैसे जैसे इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, मैं ये रब कर दूं, फिर मैं समझाता हूं आपको। स्क्रीनशॉट ले ले सारे। डन सर। जी रब कर दूं? यस। आप बेटे आज फर्स्ट डे नहीं हो? ये हमारा पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है बेटे, आज लास्ट डे था, इसके फिनिश हो जाएगा। ठीक है। कौन सा स्कूल है आपका? अच्छा, पहले आपने कहीं पढ़ा केमिस्ट्री? फर्स्ट टाइम पढ़ रही हो? बिल्कुल फर्स्ट टाइम। उससे पहले पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी? चलिए बेटे, आपने मेहनत करनी है अच्छी खासी। अच्छा बेटे, क्लास चल रही है। मैं तो आपको कभी ओके बच्चों, सो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रुप 8 या ग्रुप 0, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताया कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इफ यू मूव डाउन द ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल आपको पेपर में गिवन होता है, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन वगैरह। हीलियम का प्रोटॉन नंबर 2 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नियोन का 10 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 10 हैं। आर्गॉन का 20 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 20 हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे किसी भी एटम में, वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस भी आपकी बढ़ती चली जाएंगी। तो नीचे की तरफ अगर आप मूव करेंगे मेरे बच्चों, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज करता चला जाएगा। और उसकी रीजन क्या होती है? एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस increases with the increase in number of electrons। ठीक है जी। मैंने कल आपको ग्रुप 7 पढ़ाया था, उसमें ही बताया था बेटे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स होती है, और ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं ये इंक्रीज करती हैं विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने मॉलिक्यूल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। तो ये जो छोटा नंबर होता है ये प्रोटॉन नंबर होता है, सॉरी छोटा नंबर जो है ये प्रोटॉन नंबर होता है, और जितने प्रोटॉन किसी चीज में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ये 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। अच्छा जी, आखिरी चीज इसकी यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो है मेरे बच्चों, इसके यूज क्या होते हैं? सबसे पहले हीलियम का यूज। हीलियम का यूज होता है कि ये बेहतर बलून्स में यूज होता है जी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा
कि ये जो क्या कहते हैं मैग्मा मौसमियात वाले होते हैं, उन्होंने एक गुब्बारा सा हवा में छोड़ा होता है, ठीक है जी। तो वो जो गुब्बारा सा हवा में छोड़ा होता है वो वेदर बलून होता है, वो हमें बताता है कि ऊपर जो कंडीशन है वो कैसी है, बारिश होगी कि नहीं होगी। तो वेदर बलून्स में जो गैस भरी जाती है वो हीलियम गैस होती है जी। इज इट क्लियर? अच्छा जी, दूसरी चीज होती है नियॉन। नियॉन जो है ये एडवर्टाइजमेंट लाइट में यूज होता है जी। आपने अक्सर जो है ये बिल बोर्ड्स के ऊपर लाइट्स वगैरह जलती भी देखी होंगी, ठीक है। तो वो बिल बोर्ड्स के ऊपर जो लाइट जल रही होती है बेसिकली मेरे बच्चों वो एडवर्टाइजमेंट लाइट्स जो हैं उनके अंदर नियॉन के बल्ब्स बने होते हैं, वो जो है वो लाइट अप हो रही होती है, ठीक है जी। उसके बाद अगला है जी आर्गॉन। आर्गॉन का यूज क्या होता है कि ये जो लाइट बल्ब्स होते हैं, ठीक है, घर में जो आप लोग बल्ब लगाते हो, ठीक है जी, ये लाइट बल्ब, इस लाइट बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है इस तरीके से। ये फिलामेंट जो है ये बना होता है टंगस्टन का, ठीक है जी। अगर इसके अंदर एयर मौजूद हो तो ये टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है ये गर्म होके, ठीक है, और रेड कलर का हो जाता है और अपने अंदर से लाइट देनी शुरू कर देता है। अगर आप अपने घर में आग लगाओ, सपोज करो किसी चीज को, तो आग की वजह से इर्द गिर्द रोशनी हो जाती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी ये हॉट होके बहुत ज्यादा गर्म होके रेड कलर की लाइट अपने अंदर से निकालनी शुरू कर देता है, व्हाइट कलर की लाइट निकालनी शुरू कर देता है। अगर यहाँ पे एयर होती तो ये टंगस्टन इस एयर के साथ रिएक्ट कर जाता और ये टूट जाता, यहाँ से वो बल्ब जो है वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए लाइट अप होता। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि इसमें से एयर निकाल दी होती है और इसके अंदर आर्गॉन भर दी होती है। आर्गॉन जो है ये टंगस्टन के साथ रिएक्ट नहीं करता, व्हाई? बिकॉज़ इट हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये स्टेबल होता है, किसी चीज के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता जी। इज इट क्लियर? तो आर्गॉन जो है इट इज यूज्ड इन लाइट बल्ब्स, ठीक है जी। और नंबर 4 आपका क्रिप्टॉन है, ये लेजर्स वगैरह में जो है वो इस्तेमाल होते हैं जी, ठीक है जी। तो ये 4 आपकी जो गैसेस हैं, नोबल गैसेस, इनके यूज आपको जो है वो आने चाहिए। इसको कॉपी कर लीजिए मेरे बच्चों। एक्सक्यूज मी सर, ये ज़ीनॉन कहानी बताना आप, हमने जरूरी नहीं होता। सॉरी बेटे, क्या कह रहे हो बच्चे? सर ज़ीनॉन का यूज याद करना जरूरी नहीं होता। नहीं नहीं, ज़ीनॉन का यूज आपके सिलेबस में 4 चीजों की बस यूजेस हैं। कैम्ब्रिज के सिलेबस में सिर्फ 4 चीजों की आपको यूज आनी चाहिए। ज़ीनॉन का अगर आपने यूज याद करना है तो ये टेप रिकॉर्डर्स वगैरह जो होते हैं ना, इनमें इसका जो है वो यूज होता है, जो रिकॉर्डिंग की चीजें होती हैं, लेकिन इसको जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 4 चीजों की यूजेस आपको आनी चाहिए जी। कुछ कह रहे हो बेटे? सर जो एलिमेंट में से जिनके 4 शेल होते हैं सर, अगर उनके तीसरे शेल में 18 आ सकते हैं तो सर वो फिर 18 उसमें डाल देंगे सर, फोर्थ क्यों बनाते हैं? फोर्थ क्यों बनाते हैं? यस सर। क्या मतलब? सर एक सर उसके थर्ड शेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो सर वो फोर्थ क्यों बनता है? फोर्थ क्यों बनता है? जी सर। थर्ड में तो आ ही मैक्सिमम 18 सकते हैं ना, 18 से ज्यादा तो आ नहीं सकते। 18 कंप्लीट हो गए तो फिर फोर्थ में जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 18 पूरे नहीं है, उसके पास मैक्सिमम मसलन 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 8 थर्ड में आ जाएंगे और वो जो है वो फोर्थ में चले जाएंगे, इस तरीके से। अच्छा, या तो 8 बनाना है या फिर इसको कंप्लीट? जी जी, मिनिमम 8 करना है। 18 या तो पूरे हो तो फिर करो, अगर 18 पूरे नहीं है तो फिर उससे पीछे चले जाओ। ओके बच्चों, so our chapter is finished. Now we are going to start यार ये किसने स्क्रीन शेयर की हुई है? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तुमने स्क्रीन शेयर की हुई है बॉय? इसको खत्म करिए।
पहले तूने की भी थी बेटे, नो सर तो तू अब कह रहे ना। जी बेटे हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट्स क्वेश्चंस। हम इसके क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग बेटे यहां से देख लो जरा, ये मैं आप लोगों की तरफ कर रहा हूं, ये नजर आ रहा है, चाहे आगे हो जो नजर आ रहा है। मैं क्वेश्चंस पढ़ता जा रहा हूं, ठीक है, और आप लोगों के साथ डिस्कस करता जा रहा हूं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। चलिए जी हम लोग क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चल भी सोहा पहला क्वेश्चन पढ़ जरा। जी सर, which statement about the noble gases is correct? The number of protons in the atoms equal to the number of neutrons. The atoms each have a stable. एक मिनट पहले एक एक चीज को डिस्कस करते जाते हैं, क्या ये ठीक है कि गलत है। मेरे बच्चे को कह रहे हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का नंबर एक दूसरे के इक्वल हो। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा एक दूसरे के इक्वल होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल भी हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये पहली ऑप्शन हमारी गलत होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। Their atoms each have a stable arrangement of electrons. ये क्या है? ओके सही है कि गलत है? ये सही है जी बिल्कुल। मैंने पहले प्रॉपर्टी बताई आपको कि नोबल गैसेस जो होती हैं इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये बी आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। सी क्यों रॉन्ग है जी, इसको पढ़ते हैं, पढ़िए सोहा। Their atoms each have 8 electrons in the outer shell. मैंने आपको अभी बताया कि हीलियम है, हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसके पास है ही 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके तो 8 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अगला चले, अगला क्यों गलत है? They exist as molecules containing 2 atoms. मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सिर्फ एक एटम मौजूद होता है, इसीलिए इनको हम मोनो एटॉमिक कहते हैं। तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। डाई एटॉमिक का मतलब होता है कि 2 एटम्स आपस में जुड़े हों, तो इनका तो सिर्फ एक एटम एग्जिस्ट करता है। तो आपका आंसर जो है वो बी आ रहा है। ये आपकी पहली ऑप्शन है। यू गॉट इट? सबको क्लियर हो गया ये? जी सर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जी। 7 ये क्वेश्चन पढ़ो बेटे। Each element X is a solid at room temperature. It needs 1 electron per atom to gain the electronic structure of a noble gas. It is the least reactive element in the group. What is the element X? अच्छा जी, सबसे पहले एक एक करके मैं पॉइंट्स बताता जा रहा हूं। पहली चीज तो वो कह रहे हैं कि एलिमेंट X इज अ सॉलिड, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि सॉलिड चीजें कौन कौन सी हैं, ठीक है। आपका एस्टाटीन, एस्टाटीन जो है ये ग्रुप 7 का होता है। ग्रुप 7 मैंने आपको कल पढ़ाया था, इसमें क्या क्या एलिमेंट थे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये मैंने आपको कल बताया था। फ्लोरीन जो है मेरे बच्चों ये गैस होती है और इसका कलर क्या होता है? पेल येलो, ठीक है जी। और दूसरी चीज क्लोरीन भी आपकी गैस होती है और इसका कलर क्या होता है? ग्रीनिश येलो, ठीक है जी। ये कल आपको मैंने पढ़ाया था। ब्रोमीन जो है ये आपका लिक्विड होता है मेरे बच्चों, एंड इट्स कलर दैट इज ब्राउन, इसका ब्राउन कलर होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आयोडीन, ये आपका सॉलिड होता है और इसका कलर जो है वो ब्लैक होता है, ब्लैक, ठीक है। एस्टाटीन दैट इज आल्सो सॉलिड, तो इसका कलर भी जो है वो ब्लैक होता है। तो इसका मतलब है कि एस्टाटीन आपका सॉलिड हो गया। फ्लोरीन, फ्लोरीन मैंने पहले देखें बताया कि ये गैस होती है, तो ये तो बीच में से निकल गई। सीजियम, सीजियम ये ग्रुप 1 में आता है। ग्रुप 1 भी मैंने आपको पढ़ाया था। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आपको लिख देता हूं। पीरियोडिक टेबल आपको पेपर में बेटे गिवन होता है, तो वहां से देख के आप कर सकते हो इसको। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। तो लिथियम भी ग्रुप 1 का है और सीजियम भी ग्रुप 1 का है, तो ये दोनों ग्रुप 1 के हैं। ग्रुप 1 की चीजें मेटल्स होती हैं और सॉलिड स्टेट में होती हैं, तो ये भी सॉलिड हो सकता है, लिथियम भी और सीजियम भी। तो सी ऑप्शन तो आपकी रॉन्ग हो गई, बाकी 3 ऑप्शंस बची हैं। आगे वो कह रहे हैं
it needs 1 electron per atom to gain the electronic structure of noble gases. तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल स्टेबल करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इसके अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 7। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है मेरे बच्चों। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में हो तो ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है। तो ग्रुप 7 का कोई एलिमेंट होगा जो कि सॉलिड है, तो एस्टाटीन ए, दैट इज योर आंसर। तो इसका आंसर आपका ए आ गया। यू गॉट इट? यस सर। सबको क्लियर है? यस। चलिए जी आगे चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि एलिमेंट x एंड y आर इन ग्रुप 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी x और y ग्रुप 7 में मौजूद हैं। ठीक है जी। ग्रुप 7 के एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। आगे वो क्या कह रहा है? x इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो लिक्विड तो ब्रोमीन है सिर्फ, तो ये आपका लिक्विड हो गया, यानी एलिमेंट x आपका जो है वो ब्रोमीन हो सकता है। Y इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयोडीन और एस्टाटीन मैंने आपको भी बताया कि ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक Y हो सकता है क्योंकि ये दोनों सॉलिड है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या वो आपको उसने 3 ऑप्शंस दी हुई हैं। पहली ऑप्शन दी हुई है कि एटम्स ऑफ Y हैव मोर प्रोटॉन्स देन एटम्स ऑफ X। ठीक है जी, तो Y आपका नीचे है, तो इस नीचे की तरफ ग्रुप में मूव करोगे तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जाएगा आपका। ठीक है जी। फ्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 9 है, क्लोरीन का 17 है, ब्रोमीन का 35 है, आयोडीन का 53 है। तो नीचे की तरफ जाते हुए प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि Y में ज्यादा ही प्रोटॉन होंगे, तो ये बात तो करेक्ट होगी। आगे देखें, मॉलिक्यूल्स ऑफ Y हैव मोर एटम्स देन मॉलिक्यूल्स ऑफ X। भाई ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स हैं वो दो एटम्स आपस में जुड़ के रहते हैं, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। फ्लोरीन F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में, आयोडीन I2 की फॉर्म में, एस्टाटीन Ag2 की फॉर्म में। तो दो एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इनके मॉलिक्यूल में, तो ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन गलत होगी। अगला है Y डिस्प्लेसेस X फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ X नेगेटिव। तो Y नीचे की तरफ है। ग्रुप 7 में मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, नीचे वाली चीजें जो हैं वो लेस रिएक्टिव होती हैं, वो ऊपर वाली चीजों को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकती, तो Y इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है जी, क्योंकि Y नीचे है। तो इसका मतलब है कि आपकी ऑप्शन 1 सिर्फ करेक्ट हो रही है, तो A, दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? यस सर। यस सर। बेटे जिन बच्चों ने मुझसे शुरू से ये चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको ये ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, जिनको नहीं जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनको थोड़ी सी, जो आज 1-2 दिन पहले नए आए हैं उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसमें। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। अगला एक और चैप्टर हमने पढ़ने, उसके बाद ही आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें मेरे बच्चों। द एलिमेंट विद द प्रोटॉन नंबर 12 हैज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज टू द एलिमेंट विद द प्रोटॉन नंबर। अच्छा जी, प्रोटॉन नंबर 12 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लें। इसके फर्स्ट शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, ग्रुप 2 से। तो चेक करें कि और कौन सी चीज जो है वो ग्रुप 2 में आ रही है इनमें से। तो ये फर्स्ट ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये तो हीलियम है ना, ये तो मैंने अभी आपको बताया, ये तो नहीं हो सकता, ये तो ग्रुप 0 में है। ये 13 वाली चीज 2, 8, 3, तो ये आपकी ग्रुप 3 में आ रही है। आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो वो चीज उस ग्रुप में आती है। ये 11 का क्या होगा? 2, 8, 1, तो ये कौन से ग्रुप में आ रही है? ग्रुप 1 में। ठीक है जी, ये ग्रुप 1 में है। और ये 20 वाला, ये 2, 8, 8, 2, तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये भी आपका ग्रुप 2 में आ रहा है। तो इसका मतलब है डी आपका जो है वो आंसर है, क्योंकि 12 वाले की भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो ग्रुप 2 में आ रहा है। इसके भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रुप 2 में आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं, यानी ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं वो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। मैंने आपको जब ग्रुप 1 पढ़ाया था उसमें बताया था कि ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, वो सारा कुछ आपको बताया हुआ है। यू गॉट इट? Yes, sir. Guys, come on, you are not giving the answer in yes even. ठीक है जी,
चलिए जी, ये आप लोगों का जो है वो ग्रुप के अंदर बना हुआ है, व्हाट्सएप के ग्रुप में, ठीक है। इस वर्कशीट को आप लोग कल सॉल्व करके आइएगा। इसमें जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको कल जो है वो इंशाल्लाह ताला हम लोग डिस्कस करेंगे और कल ही हमने अपना अगला चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो खत्म हो गया जी, पीरियोडिक टेबल। एक चैप्टर हमारा खत्म हो गया, ठीक है जी।